हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 28 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा फेमा और पीएमएलए के बारे में। फेमा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। दूसरा आर्टिकल होगा कोलेरा डिसीज के बारे में। तीसरा होगा लाइट मेंटल एल्बर्टोस के बारे में, एक तरह की बर्ड है। और चौथा आर्टिकल होगा हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में, जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट जो सर्किट्स बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टूरिज्म के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल फेमा और पमला के बारे में। ये हुआ क्या है, अभी क्यों न्यूज में आया? देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी जो है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे ईडी बोलेंगे। ईडी ने अभी क्या नोट किया है कि 14,143 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं 2019-20 से 21-22 के उसमें। यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए कि कैसे ये आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस बार 21-22 में सबसे ज्यादा केसेस आपके क्या किए गए, नोट किए गए, ये मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों एजेंसी, ये दोनों एक्ट आपके क्या है, न्यूज में आए, ठीक है। और 2021-22 में हाईएस्ट नंबर ये हमने पढ़ ही लिया है, जान ही लिया है। और 2019-20 से लेके 21-22 तक इतने, और जो कि कंपेयर करें तो हम 4,913 थे कब, 14-15 से 16-17 की उसमें ईयर में। इतने तक मतलब इतने कम थे, और एकदम इतना बड़ा उछाल लगा है। तो ये क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी शेयर की गई है कि अभी कितने बड़ी बड़ी हस्तियों पर देखो ये कैसे चल रहा है। ये आपके आपके नेता है सत्येंद्र जैन, ठीक है। दूसरे हमारे सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर ये जो आपका नेशनल हेराल्ड केस का अभी केस चल रहा है। कोई साबित अभी चीजें ऐसी नहीं हुई है, फाइनल आउटकम निकल के नहीं आया है, मगर इनके ऊपर ये ईडी ने केस चला के रखा है, इनसे कार्रवाई हो रही है, पूछताछ की जा रही है पर डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक्ट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक्ट। न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस क्यों न्यूज में आया इस वजह से जानना जरूरी है। एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का ये एक्ट है। ये एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है। इसमें नियम कानून बताए गए हैं कि किस तरह से इन चीजों को, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारा कोई इंडिया से दूसरी कंट्री में कोई एक्सचेंज करता है मनी का, किसी भी चीज का, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? इन चीजों को रेगुलेट करने वाला भी तो कोई एक्ट होना चाहिए ना, जिसके अंडर अगर कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है तो उसको सजा दिया जा सके, एक्यूज को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। तो कोई एक्ट होना चाहिए ना, बगैर एक्ट के तो काम नहीं चलेगा। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है आपका, जो किनको फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसके, फेमा के अकॉर्डिंग, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के थ्रू इसको वो क्या नाम, एडमिनिस्टर किया जाता है। तो जो इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि देखो, इसको जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे, आपके फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और दूसरा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ये होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अगर हम इसकी बात करें कब ये फोर्स में आया था, कब ये लागू हुआ था, 1 जून 2002 में ये लागू हुआ था, ठीक है। तब ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन उसमें क्या क्या होता है, जैसे आपका कोई भी आपका रेजिडेंट है, ठीक है, कोई रेजिडेंट है, जैसे कि आपका इंडियन रेजिडेंट है, ठीक। तो वो आपका क्या करेगा, जितने भी वो ट्रांजेक्शन करेगा, इसमें उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो अल्टर नहीं होती है, ना ही इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है, वो सेम रहती है। ट्रांजेक्शन कुछ भी करे वो, चाहे आपका ट्रांजेक्शन एजुकेशन के पर्पज से हो सकता है, या आपके ट्रेवल टूरिज्म के पर्पज से हो सकता है, या आपका फॉरेन ट्रेड के पर्पज से हो सकता है, ट्रेड कर रहा है, कपड़ा खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसकी जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है, जो इमूवेबल एसेट्स होगी या कोई भी ऐसी लायबिलिटीज होगी, तो उसमें ना तो इंक्रीज होगा वैल्यू में, ना ही उनमें डिक्रीज होगा। तो ऐसे एक्ट जो ट्रांजेक्शन होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की कैटेगरी की। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो आपका दूसरी कंट्रीज में आपका वो करता है, ट्रांजेक्शन करता है, तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज में आपके जो आउटसाइड इंडिया है, उस वो अल्टर्ड होती है। अल्टर्ड होगी मतलब या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जैसे कि आपका मैंने बोला कि सिक्योरिटीज में
आपकी इंक्रीजमेंट हो गया या डिक्रीमेंट हो गया, एक्विजिशन क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाहर आउटसाइड इंडिया उसने क्या क्या हो, आपका बाहर का प्रॉपर्टी खरीदी है, लंदन में प्रॉपर्टी खरीद ली, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन्स किसके अंडर आएंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंडर आएंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बोला गया है। ठीक है, अब रेजिडेंट इंडियन एक वर्ड आया था, इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पर्सन ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है। जो फेमा 1919 एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 25 है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो पर्सन रेजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, यानी कि 6 महीने से ज्यादा, 6 मंथ से ज्यादा जो रिसाइड कर रहा है, कौन से मतलब जो प्रीवियस आपका फाइनेंशियल ईयर था, जैसे अगर अभी हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2022-2023 चल रहा है, 2022-2023 आपका फाइनेंशियल वो चल रहा है, तो अगर उसकी हम बात करें तो इससे पहला कौन सा था, 2021 और 2022 चल रहा था अभी। तो इस वाले की बात करें कि पिछले 6 महीने जो इस फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया में रह रहा है, इंडिया में वो कर रहा है ट्रांजेक्शन, तो वो आपका क्या समझा जाएगा कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया समझा जाएगा। एनी पर्सन या बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी हो या कोई भी पर्सन हो जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वो आपका पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया समझा जाएगा, रेजिडेंट इंडियन समझा जाएगा। या कोई ऑफिस या ब्रांच है या एजेंसी है इंडिया में जो कि वो ओवन करता है, कंट्रोल करता है, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, यानी कि इंडिया से बाहर जो कोई पर्सन रेजिडेंट है, तो वो उसे या तो उसे ओवन करता है, उसका मालिक है, या उसे कंट्रोल करता है, किसी भी ऑफिस को, ब्रांच को, एजेंसी जो इंडिया में है, तो वो भी आपका रेजिडेंट इंडियन समझा जाएगा। ठीक है, ये इसके फेमा के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कोई भी ऑफिस, ब्रांच या एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, दूसरी कंट्री में ओवन की जाती है, कंट्रोल की जाती है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का है, तो उसे भी क्या ये समझा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पमला की। पमला मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है 2022, सॉरी 2002। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है जो कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को आपका क्या करता है, कॉम्बैट करता है, उनको हैंडल करता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको ये हैंडल करेगा, बैंक्स उसके अंदर, आरबीआई भी आएगा। अगर इनके अंदर कोई धांधलीबाजी आती है तो उसके अंदर ये इस एक्ट के अंदर आएंगे, ये एक्ट इन्हें देखेगा। म्यूचुअल फंड्स में धांधलीबाजी होती है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी या जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है उनको ये सबको हैंडल करेगा। ठीक है, इस एक्ट में क्या बोला गया, रिपोर्टिंग एंटाइटी है, यानी कि ये रिपोर्ट करेगी आपकी। ठीक है, और जो बैंकिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरमीडिएटरीज है, तो ये सब इनको रिपोर्ट करेगी कि मतलब ये इनकी वो लेगी, अपने संज्ञान में लेगी इसके, अगर इनके अंदर धांधलीबाजी पाई जाती है। तो इसमें 5 लाख तक का फाइन लगाने को बोला है, मगर इस पर कोई कैप नहीं रखी है। ये 5 लाख तक का बोला है, मगर इस पर कोई कैप नहीं कि 5 तक के लगे, हो सकता है 10 का लग जाए या 15 लाख तक का लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से कोई कैप नहीं रखी है, ऊपर सीलिंग नहीं रखी है। इसमें ये बोला गया है, द अमेंडमेंट एक्ट हैज रिमूव अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट इसकी रिमूव कर दी गई है। ठीक है, इसकी जो प्रोविजन है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस एक्ट के अंदर हेल्ड किया जाता है, पकड़ा जाता है तो। अगला आर्टिकल हमारा कोलेरा के बारे में। कोलेरा का आर्टिकल क्यों न्यूज में है कि जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उसने जो अभी उन्होंने क्या देखा, जो बैक्टीरिया, जो देखिए ये बैक्टीरिया आपका कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो वो है आपकी ये पोटेंशियल है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। कहने का मतलब, अगर किसी की बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, किसी के पेट के इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर अगर ये बैक्टीरिया आपका एंटर कर गया है, तो इसके अंदर जो आपकी शक्ति है, इसके अंदर जो इसकी स्ट्रेंथ है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। टैबलेट जो एंटी माइक्रोबियल टैबलेट्स या डोजेज होती है, ड्रग्स होती है, उनके अगेंस्ट ये आपका क्या कर लेता है, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, उनका असर खत्म हो जाता है। तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो डाई आउट हुआ है, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है, काफी हद तक
थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हुआ, तो ये जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसकी और क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिली कि ये बोलता है कि 200 यानी कि 200 केसेस ऐसे, 200 ग्रुप्स ऐसे, यानी सीरो ग्रुप जो कोलेरा के ग्रुप्स है, कोलेरा बैक्टीरियम है, उसके जो 200 ग्रुप्स है, जिसमें से दो ग्रुप जिनका टैग दिया गया है 01 और 0139, ये दो ग्रुप में आपको क्या है, अभी सिर्फ इन्फेक्शन देखने को मिलता है, एपिडेमिक या पैंडेमिक देखने को मिलता है इन ग्रुप्स की वजह से, बाकी उनमें डाई आउट हो गया है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो दो ग्रुप है इनमें क्या चेंजेस देखने को मिला, वो 0139 जो था, इसमें पहला चेंजेस देखने को मिला कि जो कोलेरा टाइप के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जिनकी वजह से जो ये आपके इनकी पोटेंशियलिटी जो आपकी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जो ये पोटेंशियली खतरनाक होता है, उनमें डाई आउट हुआ है, यानी कि उनका टॉक्सिन का जो नेचर है डाई आउट हुआ है। दूसरा क्या है, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है, इसमें लॉस देखने को मिला है। ये दो चीजों में क्या कमी देखने को आई है, कि यानी कि कोलेरा टॉक्सिसिटी में कमी देखने को मिली है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कोलेरा क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि सबसे पहले तो ये जान लो ये किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियम डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, तो जिसका बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कोलेरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वाइब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, कोलेरा बैक्टीरिया की डिसीज है, वायरस से नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, अगर सही टाइम पे देखभाल नहीं की गई, रोकथाम नहीं की गई, तो जान भी ले सकती है। ये एक्यूट डायरियल इलनेस है, जो कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से होती है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसमें इन्फेक्शन आपका बैक्टीरिया जो आपका ये है, वायरस है, वाइब्रियो कोलेरा वायरस है, तो आपका ओ सॉरी बैक्टीरिया है, तो ये एंटर कर जाता है, तो तब ये आपकी इन्फेक्शन डिसीज हो जाती है। तो इन्फेक्शन आपका क्या हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, और ऐसे भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कि आप सिम्टम्स ही ना आए, मतलब इस तरह के सिम्टम्स ही नहीं आए, तो आपके अंदर ये मतलब माइल्ड स्टेट में पड़ा रहेगा, तो ये कई बार सीवियर भी हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है कि आपको दस्त लग जाएंगे, पानी जैसे दस्त लग जाएंगे, नोज से हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि जब दस्त लग जाता है पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने में, ये कॉमन सिम्टम्स में आता है। और जो सीवियर सिम्टम्स होंगे, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा मतलब रैपिड हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, और आपको वॉमिटिंग लगातार होती रहेगी, और मसल्स में क्रैम्प्स देखने को मिले, ऐंठन देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी। तो ये आपके सिम्टम्स इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन आपका गंदा पानी पीने से, गंदा फूड खाने से, जिसके अंदर कोलेरा का बैक्टीरिया एंटर कर गया हो, ये कंटामिनेटेड पानी, कंटामिनेटेड फूड खाने से ये आपकी डिसीज होती है, इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन से फैलती है। ये आपका ट्रीटमेंट इसका क्या है कि आपका जो सीवेज है, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पर सही से ट्रीटमेंट किया जाए, इसको पनपने ना दिया जाए, ड्रिंकिंग वाटर को उबाल के पिए, साफ करके पिए, साफ ड्रिंकिंग पानी पिए, साफ पानी पिए। ठीक है, वैक्सीन की बात करें तो इसकी 3 वैक्सीन है, जिनका नाम ओरल वैक्सीन है, क्योंकि मुंह के द्वारा दी जाती है, डुकोरल, सेंकोल और यूविकोल प्लस, ये 3 वैक्सीन जो आपकी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी इनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर मुंह के थ्रू, इनकी वैक्सीन, जैसे कि 2 बूंद जिंदगी की आपकी पोलियो की वैक्सीन है, ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ऐसी ये ओसीवी है, ओरल कोलेरा वैक्सीन है। ठीक है, तीनों ही वैक्सीन आपकी 2 डोज लेनी पड़ती है, जो तीनों वैक्सीन की 2 डोज लेनी पड़ती है, तब आपका इम्यूनाइजेशन अच्छी तरह होता है। ठीक है, तो वही बात आ गई कि आप कहीं से भी पानी ना पी ले, क्योंकि उसमें कोरेला का कोलेरा का आपका बैक्टीरिया हो सकता है, साफ पानी पिए। ठीक है, ये सब इसमें बोला गया है। और इसके मतलब वही है कि भाई साफ पानी पिए, पानी को उबाल के पिए, फूड को अच्छी तरह पका के खाए, फलों को धो के खाए, जो आपका कहीं से बाहर स्ट्रीट फूड ये कम खाए या ना खाए, क्योंकि गंदा होता है। ठीक है, हाथों को बार बार साफ करते रहे, तो यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा लाइट मेंटल एल्बर्टोस के बारे में। ये क्या हुआ, लाइट मेंटल एल्बर्टोस, ये एक तरह देखो, पहले तो इसकी पिक्चर देख लो, ये इसकी पिक्चर है। दूसरा भी क्या देखने को, ये नेटिव है
किसकी, आपकी अंटार्कटिक जो सी है, आपका अंटार्कटिक सी है, वहाँ की ये नेटिव स्पीसीज है। इसका अभी माइग्रेशन देखने को मिला है तमिलनाडु में, जो पल्क स्टेट है आपकी, और जो आपका मन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे इसका क्या है, इन्हें स्पॉट किया गया है, देखा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर ले कि अंटार्कटिक की सब स्पीसीज, आइलैंड की सब स्पीसीज, इसकी जो ब्रीडिंग पेयर्स है वो 21,600 है टोटल, जो 1998 की स्टडी है। अब इस आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें किस में डाला हुआ है, नियर 13 कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है, किस चीज को खाता है, फिश को खाता है, कैरियोनियन सड़े हुए मांस को खाता है, और भी कई सारी चीजें खाता है। ठीक है, जो अंडे देता है किस टाइम में देता है, अक्टूबर नवंबर में अंडे देती है, और जो इनकी हैचिंग होती है दिसंबर और जनवरी में इनकी हैचिंग होती है। जो इनके चिक्स है वो मई जून में आपके उड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या जो स्टडी है फाइंडिंग किया था, तो यहाँ पे ये अंटार्कटिक से ये उड़ा, ये पक्षी ये आपका कहाँ पे पहुंच गया, पल्क स्टेट में पहुंच गया, मन्नार जो बे है वहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये आपकी पल्क बे होगी, गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ पे ये आ गया है, जो कि थोड़ा सा रेयर है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है अल्बाट्रोस की कहाँ पे स्पॉटेड की गई है, पल्क बे में, जो पल्क बे का थोड़ा एरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया वहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे इनको देखने को देखा गया है, मिले हैं। ये एक तरह से चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ की जो अंटार्कटिक बर्ड्स होती है माइग्रेट करके एशिया में आ रही है। इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, और ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। ठीक है, चैलेंज क्या है कि ये जो आपकी माइग्रेट करके आ रही है, क्योंकि जो आपका अंटार्कटिक का रीजन है वो आपका वेल स्टेब्लिश्ड और वेल नोन आपका ऐसी इकोसिस्टम है कि जहाँ से ये माइग्रेट नहीं करती है, मगर ऐसा माइग्रेशन देखने को मिला है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपकी इकोसिस्टम के लिए, और जो आपका वहाँ पे जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जैसे टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये बात बोली भी गई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज देखने को मिला है वहाँ पे। इसी वजह से ये एक रीजन, बड़ा रीजन बताया जा रहा है। जो आपकी लाइट मेंटल एल्बर्टोस है वो इंडियन शोर को आ गई है, इंडियन शोर्स पे आ गई है, यानी कि ये समुद्री, जो इंडिया का समुद्री हिस्सा है वहाँ पे ये देखी गई, स्पॉट की गई है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पोवेट्रिया पल्पेब्रेट है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, इसको आपको ग्रे मेंटल एल्बर्टोस भी बोलते हैं, या लाइट मेंटल स्कूटी एल्बर्टोस भी बोला जाता है। इसके कलर की बात करें तो कलर आपका ऐश कलर्ड और डार्क एरियाज देखे जाते हैं। ऐश कलर्ड मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐश कलर्ड है। थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो वाला है आपका व्हाइट स्ट्रिप देखने को मिलेगी आंखों पे इसकी, वो आंखों के ऊपर, और गले में गर्दन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लाइट वो मिलेगा कलर इसका। ठीक है, और जो आपके विंग्स है, विंग्स की जो आपकी ये वो है, क्या नाम, स्ट्रिप्स है विंग्स की, जहाँ शुरू होती है, यहाँ पे लिखा हो ना विंग टिप्स, यहाँ पे शुरू होती है, तो ये क्या आपको व्हाइट वो वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। और आपका अगर बात करें कि इसकी हैबिट्स की, तो ज़्यादातर ये अपना समय जो है उड़ने में ही गवा देते हैं, उड़ने में ही बिताते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर सी शोर पे ही देखे जाते हैं, यानी कि समुद्री किनारों पे देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी पॉपुलेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 21,600 ब्रीडिंग पेयर्स है 1998 के अकॉर्डिंग। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेड कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम फर्स्ट थी, यही कही स्वदेश दर्शन स्कीम फेज 1 थी, उसको रिवाम्प करके उसे बदल दिया स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में। ठीक है, रिवाम्पिंग हो गई है, तो अब हम इसे SD 2.0 बोलेंगे। ठीक है, इसका एम यही है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि जो डेस्टिनेशन है हमारे टूरिज्म के, जो स्वदेश दर्शन की टूरिज्म की डेस्टिनेशन है, उनका जो डेवलपमेंट हो कि सस्टेनेबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो, इस तरह से उनका डेवलपमेंट हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जाने स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। इसमें 3 प्रोजेक्ट जिसके ऊपर लगभग 180 करोड़ अप्रूव किए गए हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर, जिसमें से 15 थीमेटिक सर्किट्स है। कौन कौन से सर्किट्स है, थीमेटिक सर्किट्स और वाइल्ड लाइफ सर्किट, 15 है टोटल। ठीक है, और 3 प्रोजेक्ट जो 105.56 करोड़ अप्रूव किए गए, किसके लिए, प्रसाद स्कीम के लिए, जो कि गुजरात में इम्प्लीमेंट की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में लॉन्च की गई थी। इसका काम यही था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, तो आपके जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाए। कौन कौन से सर्किट्स है आपके, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, कोस्टल सर्किट हो गया, डेजर्ट सर्किट हो गया, इको सर्किट
सर्किट, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट और ट्राइबल सर्किट। ये सब सर्किट आपके टोटल 15 सर्किट है, इनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड स्कीम है। इसका काम यही है कि जो आपकी स्टेट की सेंट्रल स्कीम होती है, स्टेट की स्कीम होती है, उनको टोटली कन्वर्ज कर दे, एक ही बना दे। और इसका फायदा थोड़ा सा और कहाँ से मिल रहा है, सीएसआर। जो सीएसआर होता है क्या ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप होते हैं वो भी अपना 2 या 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें। जो सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम होती है, एक तरह का रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा। जो स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम है, प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आती है दोनों ही। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसको, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, कि अपने यहाँ पे आपका डेवलप करें टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगा, कल्चर और हेरिटेज वैल्यूज को प्रमोशन मिलेगा, और आपका टूरिज्म अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी, टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे लोग। और किस तरह से कि आपका अवेयरनेस के बढ़ाया जा सके टूरिज्म के प्रति लोकल कम्युनिटीज में, कि वो आए, सेंसिटिव रहे, जो टूरिस्ट आएंगे उनके साथ सही से बिहेव करे, क्योंकि टूरिज्म आपके इंडिया की जीडीपी में और वहाँ की जो सॉफ्ट वैल्यूज है उसके उत्थान में, उसके प्रमोशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, जो लोकल कम्युनिटीज है और आदमी इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं स्वदेश दर्शन की 2.0 के बारे में। ये एक तरह से जो वो लोकल फॉर वोकल का मंत्रा है हमारा, मोदी जी का, उसको ये ऑगमेंट करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा आत्मनिर्भर भारत जो है और आत्मनिर्भर बनेगा, उसको अटेन किया जा सकता है ये स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू। ठीक है, इंडिया का जो फुल पोटेंशियल है टूरिज्म की डेस्टिनेशन टूरिज्म में, उसको आपको रियलाइज किया जा सकता है। इसका काम यही है कि आपका सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस को डेवलप करना। ठीक है, और जो मेजर थीम्स है उसमें टूरिज्म के किस किस फील्ड में आइडेंटिफाई किया, कल्चर है, हेरिटेज में, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, माइस टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, बीच टूरिज्म और क्रूजिज, ओशंस एंड इनलेट टूरिज्म। इन फील्ड्स में आपका टूरिज्म को जो सर्किट्स बनाने की कवायद की जा रही है, इन फील्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है इसमें स्वदेश दर्शन के 2.0 में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।